डियर स्टूडेंट्स, दोबारा मैं आपके सामने एक नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं एजाज़ अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, करीम सिटी कॉलेज, जमशेदपुर। पिछले क्लासेस में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बातें डिटेल में की हैं। आज मैं उसी की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। आज हम लोग करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसे सरकार किसी एक जगह लगाती है और उसका पेमेंट टोटल या आंशिक रूप से दूसरी जगह से होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज़ ट्रांसफरेबल, उसे हस्तांतरित किया जा सकता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग पॉइंट पे पड़ता है। जैसे किसी कमोडिटी पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो प्रोड्यूसर वो टैक्स की मात्रा को हस्तांतरित करके होलसेलर पे डाल दे सकता है। होलसेलर फिर उस मात्रा को, टैक्स को ट्रांसफ़र करके रिटेलर पे पहुंचा दे सकता है और फिर रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर से उस टैक्स का पैसा कीमत के रूप में या कीमत में सम्मिलित करके प्राप्त कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट प्रोड्यूसर पर इम्पैक्ट पड़ा और लास्ट पॉइंट कंज्यूमर पे इंसिडेंस पड़ा। हमने ये भी बताया था आपको कि किसी एक पॉइंट पे इसका इंसिडेंस नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जनरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, और इस डिस्ट्रीब्यूशन का आधार होता है उस वस्तु की मांग की लोच और पूर्ति की लोच पे। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसिडेंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहला है इवेजन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी डिफ़िकल्ट। अप्रत्यक्ष कर के चोरी को या प्रत्यक्ष कर की चोरी करना संभव प्राय नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगा दिया जाता है, मान लीजिए, तो उसकी वैल्यू कीमतों में सम्मिलित हो जाती है, अतः कर की चोरी नहीं की जा सकती है। उपभोक्ता अगर इनडायरेक्ट टैक्स से बचना चाहता है तो उसकी एक ही सूरत है कि वो वस्तुओं का उपभोग न करे। जब वो वस्तुओं का उपभोग नहीं करेगा तो उसके कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, वो जिस पे लगाया जाता है उसको हर हाल में भुगतान करना पड़ता है। नंबर 2, कॉन्वीनियंट। डायरेक्ट टैक्स की भांति डायरेक्ट टैक्स के विपरीत यह टैक्स सुविधाजनक होते हैं। इसके भुगतान में करदाता को सुविधा होती है, क्योंकि ये करके चूँकि इस कर का सम्मिलित हो जाना वस्तु की कीमत में होता है। दूसरी ओर न तो एक मुश्त और न ही बड़ी मात्रा में ऐसे करों का भुगतान करना पड़ता है, बल्कि जब एक व्यक्ति वस्तु को ख़रीदता है तो उसमें कीमत के साथ उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता को कभी कभी ये भी आभास नहीं होता है कि उस कीमत में टैक्स की मात्रा कितनी है, कर का पार्ट कितना है। नेक्स्ट पार्ट इज़ एलास्टिसिटी या इलास्टिक। प्रत्यक्ष कर की भांति अप्रत्यक्ष कर भी लोचदार होते हैं, अथवा इसमें लोच का गुण पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि सरकार आवश्यकता अनुसार इसकी करों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। जैसे भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले देश में जीएसटी लगाया था और बहुत ही जल्दी उसकी दर में कमी या वृद्धि कई बार की गई थी, बल्कि कई वस्तुओं के टैक्स की रेट में सरकार ने कई बार कमी की है। इसलिए अगर
ज़रूरत पड़े तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स की वस्तुओं पे बढ़ा सकती है या उसकी दर को घटा भी सकती है। नेक्स्ट पार्ट है वाइड कवरेज, विस्तृत आधार। प्रत्यक्ष कर किसी भी देश में, पर्टिकुलरली इंडिया जैसे देश में चंद लोग भुगतान करते हैं, जबकि हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर का आधार बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि ऐसे कर देश के सभी वर्ग के लोगों द्वारा सरकारी खजाने में देना पड़ता है, अथवा कह सकते हैं कि बाध्य किया जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु, प्राय जो जनरल या सामान्य वस्तुएं हैं, वो समाज के सभी लोग उपभोग करते हैं, इसलिए जब उसका उपभोग करेंगे तो वस्तु की कीमत टैक्स के साथ भुगतान करनी पड़ती है। अतः सरकार के खजाने में सभी वर्गों द्वारा भुगतान किया जाता है। जैसे एक साबुन है, लाखपति आदमी खरीदता है, उसे भी टैक्स देना है, और एक गरीब भी खरीदता है तो उसे भी उतनी ही टैक्स देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी, विविधता। अप्रत्यक्ष करों में विविधता का होना आवश्यक है, या इसमें विविधता का गुण पाया जाता है, अथवा यह कर प्रणाली विभिन्न प्रकार के करों का समायोजन होता है। सरकार को प्रत्यक्ष कर से कुछ ही क्षेत्रों से, जैसे डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स इत्यादि से ही, या ऐसे कुछ और हैं, उनसे उनको रेवेन्यू मिलती है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में कई रेट से और कई वस्तुओं पर अलग अलग दर से लगाई जाती है। जैसे जीएसटी है, जो लग्जरीज पे है, गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा रेट से लगाया, जो दूसरे कमोडिटीज है उस पर कम रेट से लगाया, और जो गरीबों द्वारा वस्तु उपभोग की जाती है, सरकार ने उस पर बहुत कम रेट से लगाया था। नेक्स्ट है पावरफुल टूल फॉर पॉलिसीज। जब सरकार अपने घरेलू क्षेत्र के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना चाहती है या बचाना चाहती है, तो वह आयात शुल्क को बढ़ा सकती है। आयात शुल्क के बढ़ा देने से आयातित वस्तुओं की मांग हमारे देश में महंगी हो जाएगी, या आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिससे आयातित वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। जब उपभोक्ता आयातित वस्तुओं की मांग करेंगे तो हर हाल में घरेलू क्षेत्र में या घर में उत्पादित उद्योगों से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अब हम आते हैं डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस तरह मेरिट्स हैं इनकी, उसी तरीके से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की कुछ खराबियां भी हैं या कुछ दोष भी हैं। जैसे रिग्रेसिव, इसको बोलते हैं प्रतिगामी। जब सरकार प्रत्यक्ष कर लगाती है किसी वस्तु पे, तो गरीब भी खरीदते हैं और अमीर भी खरीदते हैं। अगर हम इसको देखेंगे वास्तव में, तो गरीबों पे इसका भार अधिक पड़ता है और अमीरों पे कम पड़ता है। चूँकि अगर एक वस्तु की कीमत में 10 रुपये टैक्स है, तो लाखपति भी वही 10 रुपये देगा, और जो गरीब बेचारा है वो भी 10 रुपये देगा। तो अमीरों पे उसका भार बहुत नॉमिनल पड़ेगा और गरीबों पे बहुत अधिक पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रतिगामी होते हैं। दूसरा है अनइकोनॉमिकल, गैर वित्तव्ययी। अप्रत्यक्ष कर के कलेक्शन में सरकार को संस्था का सहारा लेना पड़ता है। सरकार को बड़ी मात्रा में कर्मचारियों की सहायता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अतः सरकार को ऐसे करों के वसूले पे बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर की वसूली की मात्रा में सरकार का उस वसूली के लिए किया जाने वाला खर्च अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस, नागरिक जागरूकता का अभाव। जब व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है तो उस वस्तु की कीमत के साथ टैक्स का भुगतान कर देता है, क्योंकि वस्तु की कीमत में ही कर सम्मिलित होता है। अतः करदाता को कभी कभी ये भी आभास नहीं होता है कि वस्तु की कीमत के साथ सरकार को
कितनी कर दे रहा है। चूँकि इसका आभास नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत अधिक जागरूकता, अप्रत्यक्ष कर के विपरीत इसमें राजनैतिक या सामाजिक चेतना या जागरूकता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी, स्फीतिजनक या महंगाई बढ़ाने वाला। जब सरकार जीएसटी लगाती है तो वस्तु की कीमत में जीएसटी की मात्रा जुड़ जाती है, और जब जुड़ जाती है तो वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो लोगों के रहन सहन का स्तर या कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि कर्मचारी अधिक मजदूरी या मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करने लगे, और यह स्वाभाविक भी है। अगर ऐसा हो जाता है और मजदूर को की मजदूरी बढ़ानी पड़ती है, मजदूर को मजदूरी ज़्यादा मिल जाती है, तो पुनः कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए और बढ़ जाता है, और भविष्य में वस्तु की कीमत के बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है अनसर्टेन, अनिश्चितता। अप्रत्यक्ष कर के विपरीत हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में अनिश्चितता पाई जाती है। इन करों से प्राप्त आय का सही अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत में टैक्स शामिल होता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। अतः वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाती है, और जब मांग की मात्रा कम हो जाएगी तो सरकार को प्राप्त होने वाली आय भी घट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार ऐसे करों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अप्रत्यक्ष करों में यदि अधिक दर से वृद्धि की जाए तो वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जब उसी अनुपात में वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग में कमी आ जाएगी, और मांग में कमी आ जाएगी तो फिर मार्केट में कुल मात्रा या अनसोल्ड क्वांटिटी रह जाएगी, और जब अनसोल्ड क्वांटिटी रह जाएगी तो फिर प्रोडक्शन हैम्पर होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, और प्रोडक्शन में कमी आएगी तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूसर को कम करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस may reduce employment in the economy. Not affecting during emergency. आपातकाल में यह बहुत ही प्रभावशाली नहीं होता है। जैसे मंदी के समय आर्थिक क्रियाएं नीची हो जाती है, लोगों की आय का स्तर नीचा हो जाता है, लोग आवश्यक वस्तुओं की मांग में कमी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे करों का महत्व घट जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति है, कोरोना की समस्या के कारण आर्थिक गतिविधियां नीचे स्तर पर आ गई है, मार्केट खुल नहीं रही है, डिमांड नीची आ गई है। जब डिमांड नीची आ गई है तो सरकारों को प्राप्त होने वाली आय बहुत कम हो जाएगी। आपने सुना होगा चंद दिन पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर यही हालत रही तो हमारी आमदनी चूँकि है नहीं, हमारे पास धन इतने नहीं है कि हम 2 महीने से ज़्यादा लोगों को सैलरी दे सकेंगे और गरीबों को खाना खिला सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण में कमी। जब उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है तो मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है, कई अधिक वृद्धि हो जाती है, और मूल्य में वृद्धि होने से लोगों के कल्याण का स्तर घट भी सकता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की विशेषता, इनडायरेक्ट टैक्स की मेरिट्स, गुण और दोष जो हमने आपकी बताई। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में किस प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, डायरेक्ट सिस्टम को, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को अथवा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को। इसका उत्तर या आंसर यह होता है कि सच एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिलाई ऑन एनी वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड इग्नोर द अदर फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। कोई भी देश किसी एक प्रकार के टैक्स पे या किसी एक प्रणाली पे अपने आप को केंद्रित नहीं कर सकता है। अतः इसका अर्थ है कि एक अच्छे कर प्रणाली में
दोनों ही करों का समायोजन होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स देश में आय तथा धन की असमानता को कम करने में सहायता देता है या सहायक होता है। तो दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोगों से, सभी देशवासियों को यह अवसर देता है कि वह सरकार की आमदनी में योगदान कर सके। इस संदर्भ में 19वीं सेंचुरी के ग्रेट स्टेट्समैन के कथन को हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी रिव्यूड एज टू इक्वली अट्रैक्टिव सिस्टर्स, नाइदर ऑफ वोम शुड बी परसुएड टू आर्डेंटली। अतः कर प्रणाली में दोनों ही करों का समान महत्व होता है, क्योंकि डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट टैक्सेस are not contrary but complementary to each other. Thank you.